बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाजरीन, आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बगैर प्रोटोकॉल इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और इस मौके पर उन्होंने लोगों से बातचीत भी की। इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। दूसरी जानिब सैयद गनी साहब ने आज नून लीग पर तनकीद करते हुए कहा, नून लीग का इंतखाब जीतना दुरुस्त, पीपल्स पार्टी जीते तो डील का नतीजा दोहरा म्यार मंजूर नहीं करेंगे। इस समेत दिन भर के जो अहम डेवलपमेंट्स रहे हैं उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी। डॉक्टर साहब, इल्ज़ामात बशीर मेमन साहब की ने जो लगाए थे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के हवाले से, आज उन इल्ज़ामात की उन्होंने तरदीद की है। क्या मामला हुआ है ये अचानक से जो बातें उन्होंने की वो तमाम तर मामला की तरदीद? देखिए, सबसे पहले तो आपने जो इंतखाबी इस्लाहात की बात की ना, तो ये भी एक नॉन इशू है। जैसे कालाबाग डैम और नया सूबा, जनूबी पंजाब सूबा, पुलिस रिफॉर्म्स, ये जो बरसा बरसे चलते इस्लाहात होंगी, ये जब कुछ भी ना हो ना, हज़ारा सूबा बनेगा, सिंध में कितने सूबे और सूबे होने चाहिए, जब कुछ भी ना हो ना तो पटारे में से ये इश्यूज निकाल के ऊपर रख दिए जाते हैं। ये उस वक्त रखा जाता है जब बात करने के लिए किसी के पास कुछ भी ना हो। यानी अचानक आपको लगे कि जमूत तारी है और अब किसी के पास कुछ भी कहने को नहीं है, तो फिर इस किस्म की बात एक निकाल के रख दी जाती है कि इस पर बहस की जाए। और एक ऐसी बहस, इधर से बात उधर से बात हो, क्योंकि सब ऐसा लगता है कि जैसे वो बिल्कुल जाके एक खाई के किनारे पे खड़े हो गए हैं, वो आगे पीछे दाएं बाएं क्या करना है क्या नहीं करना, किसी के पास कुछ नहीं है कहने को या करने को। और इस दौरान जो है वो रियासत जो है वो मज़ीद बहरानों की तरफ, क्योंकि ख़ित्ता बहरानों की तरफ जा रहा है, तो रियासत के बहरान तो हैं ना अपनी जगह, माशी मसाइल, बजट कौन बना रहा है, बजट कौन कब लेकर आएगा, किस तारीख को पेश होगा। मई आज का दिन जो है वो वैसे भी एक बड़ा अजब सा दिन है, क्योंकि आज से 10 साल पहले 2 मई अर्ली मॉर्निंग आवर्स के अंदर वो एबटाबाद का वाक़या हुआ था, 1 मई, और 2 मई तो उसके भी 10 साल पूरे हुए, 2011 से 2021। तो वही आज एक पैनिक था 10 साल पहले। पैनिक से मुराद ये कि अफरा तफरी पूरी दुनिया में थी, और ये कि क्या हुआ एबटाबाद में, और 2 मई की अलग सुबह ये वाक़या पेश है। बहरहाल मैं आपसे कह रहा था कि ये जो सूरत हाल है ना, ये ख़ित्ते के हालात हैं, ख़ित्ते के वाक़यात हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं है। और मुल्क के अंदर जो अहम इश्यूज़ हैं, बजट कैसे कब आएगा, कैसे आएगा, वैक्सीनेशन कितनी हुई है, जो वैक्सीनेशन अब आ रही है इंडिया में भी देखें क्या प्रॉब्लम हो रही है। मैं बार बार इंडिया के साथ इसको लिंक करता हूँ। वैक्सीनेशन बहरान के दरमियान नहीं, अब वैक्सीनेशन पहले, यानी अब जो वैक्सीन आएगी, अब जो मिसाल के तौर पे आज अगर किसी को वैक्सीनेशन मिली है तो वो वैक्सीनेशन वो कल महफूज नहीं होगा, ठीक है ना। अगर आज किसी को पहली डोज मिलेगी तो उसको आप समझ दें कि 6 से 8 हफ्ते लगाएं कि जिसके दौरान उसके जिस्म में मुदाफ़त पैदा होगी। तो बात यह है कि अब जून में आएगी तो अगस्त में आएगी, तो भाई सारे रिसोर्सेज को आप इस वक्त वैक्सीनेशन, हॉस्पिटल्स की जो ऑक्सीजन सप्लाई है, जो अद्वियात हैं, अब तो बल्कि बाहर से ऑर्डर्स, जो मुल्क प्रोएक्टिव हैं उनको वैक्सीन के और वेंटिलेटर्स मंगवा रहे हैं फटाफट जी। और जो बिल्कुल जिनको कुछ भी नहीं करना, वो इंतखाबी इस्लाहात होंगी तो वोटिंग मशीन आएगी, तो वोटिंग मशीन, इलेक्शन हो रहा है परसों का इशू इलेक्शन है, या परसों का इशू ये है कि मुल्क में लॉकडाउन होना है या नहीं होना। तो बात यह है कि वो अब एक कहते हैं ना क्लोजर की तरफ चीज़ें बिल्कुल उस तरफ जा रही हैं, जिसको कहते हैं ना कि ये बस अब ये ज़्यादा खिंच नहीं रहा मामला, चिक चिक पक पक चिक चिक पक पक। रियासत इसकी मुतामिल हो नहीं सकती, किसी के पास कुछ कहने के लिए नहीं है, किसी के पास कुछ करने के लिए नहीं है। और इमरान खान साहब आज निकले, अवाम के दरमियान वो गए, बड़ा अच्छा उन्होंने किया, लेकिन इशू फिर वही है कि कोविड के ऊपर उनको ये पूरी जो आने वाले 2 या 3 महीने हैं वो उनको तारीख़ में एक उनका नाम बहुत ऊपर भी ले जा सकते हैं, और एक क्राइसिस ऐसा डेवलप हो रहा है जिसके अंदर वो इस वक्त ये कुछ नहीं कर रहे। अगर वज़ीर आज़म और उनकी टीम भी कुछ नहीं कर रही और ना बात कर रही है इसके ऊपर, सवाए डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के, और यास्मीन राशिद साहिबा ने भी आज कहा कि गुजरांवाला में 100% भर गए गालिबन वेंटिलेटर्स, तो फिर क्या करना है, करना क्या है, फिर क्या करें। अभी तो पीक वगैरह से हम दूर हैं, अल्लाह ना करे अगर हालात हुए तो तैयारी क्या है।
तो बात ये सारी कि उस तरफ तो एक कमेटी ऐसी कोई बन जाए बड़ी, या वफाक के लेवल पे या सूबों के लेवल पे, जो एक्सपर्ट्स हों, जहाँ डॉक्टर्स हों, जहाँ पे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो इंतज़ामिया है वो हों, पॉलिटिशियंस हों, मईशत के वो एक हंगामी इजलास करें सुबह से शाम तक और इसके ऊपर ध्यान दें। लेकिन अब ये है कि अब चूंकि लगता है कि दिल नहीं है काम करने का, और बस अब ये है कि या तो पता नहीं क्या इमरान खान साहब के आसपास जो लोग हैं वो उनको क्या बता रहे हैं क्या नहीं बता रहे। मैं बशीर मेमन साहब के हवाले से बात करूं, बशीर मेमन साहब ने जो बात पहले दिन कही थी वही कल कही है। देखिए इशू ये है कि बशीर मेमन साहब को मैंने वो सारे इंटरव्यूज सुने, और मैं इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानता हूं, ये इस सारे मामले में वो मैं बात नहीं करना चाह रहा। इशारों का नाम में अगर बशीर मेमन जो है, बशीर मेमन साहब के से इमरान खान साहब ने बात नहीं की फायज ईसा साहब की जी। ये पहले दिन जो उन्होंने गुफ्तगू की शाहजेब खानजादा के साहब के प्रोग्राम में, दूसरे में कि तीसरे के उनको उन्होंने बात नहीं की, फायज ईसा साहब के बारे में बात नहीं की, दूसरी शख्सियात के बारे में बात वजीर आजम ने कही। वो तो वजीर आजम जलसों में कहते रहे कि भाई इनके केसेस को आप देखें, बड़ा अच्छा देख रहे हैं, बड़ा ठीक देख रहे हैं। फायज ईसा साहब का मसला अलग है। फायज ईसा साहब का मसला जो बशीर मेमन साहब ने पहले दिन बात की थी कि जी मुझे वो आजम खान साहब लेके गए, ये बशीर मेमन साहब के अल्फाज, वो पहले दिन भी वही थे, कल भी वो कह रहे हैं कि फायज ईसा साहब का मसला जो है वो मेरे साथ डिस्कस हुआ फरोग नसीम साहब के कमरे में, शहजाद अकबर साहब ने और आजम खान साहब ने किया, वजीर आजम ने नहीं किया। सियासी शख्सियात के बारे में वजीर आजम बात करते रहे, ये वो पहले दिन भी कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं, फायज ईसा साहब के मामले को सेपरेट कर रहे हैं वो। ठीक है, एक बात। दूसरी बात यह है कि ये अदारे खड़े होते हैं फिर साथ FIA है, और मैं ये बात बहुत पहले कह चुका हूं कि वाजिद ज़िया साहब, ये मेरी जाती मालूमात हैं, वाजिद ज़िया साहब, FIA, तमाम अदारा, ये साइबर क्राइम, ये यूट्यूब, ये व्हाट्सएप, ये इंटरपोल, ये आगे पीछे, और अच्छा खासा वजीर आजम की टीम ने तंग किया है FIA को पिछले 2-3 सालों में। मतलब एक यहां से MNA या पता नहीं वजीर या मुशीर कौन गए, वो जी प्रोटोकॉल नहीं मिला, ये पता नहीं खान साहब को इल्म है कि नहीं, उन्हें प्रोटोकॉल नहीं मिला, उन्हें फोन मिला के पूरी FIA की शिफ्ट वहां से ट्रांसफर करवा दी। ये हो रहा, ये इन दिनों में होता रहा है इस दौरे अभी। तो बात ये है कि वो FIA, ये खान साहब तो नहीं कहते होंगे ना, खान साहब तो नहीं, लेकिन नीचे जब वो जा रहे हैं, चलते हुए आ रहे हैं, जनाब इस चीज को हटाओ, इसको करो, ये करो, फलां करो। तो बात ये है कि ये खान साहब को नहीं पता, ये खान साहब को बात नहीं पता। खान साहब को जो बशीर मेमन साहब से अगर खान साहब राब्ता करें, वो बशीर मेमन साहब वही बात कह रहे हैं हर जगह पर जहां पर वो बात उन्होंने पहले दिन की थी। और मुझे इस बात का खदशा है कि इसके अंदर कहीं ये मामला अगर आगे बढ़ता है तो सकिन, इसमें सारा सिस्टम ही सकिन ना हो जाए, क्योंकि उसकी वजह यह है कि वो कह रहे हैं कि भाई मुझे तो इमरान खान साहब ने नहीं कहा। मैंने कब कहा है कल के इमरान खान साहब ने कहा? मैंने पहले कब कहा है कि इमरान खान साहब ने तो 2-3 मिनट मुझसे बात की, उन्होंने कहा बशीर मेमन साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, फिर मुझे आजम खान साहब ले गए। अब आजम खान साहब की तदीद करें या कोई और शख्सियत, और वो कहते हैं कि उनका जो यानी बात यह है कि अब इस मामले को, इसमें ये बात बड़ी ख़राब हो रही है, ठीक है। और यानी फ़ारूक हबीब साहब हमारे भाई कह रहे हैं कि माफ़ी मांगें। भाई बात ये है कि यार आप लोग इसको, अपनी हुकूमत को चलाएं, आगे करें, आगे चलाएं, ठीक है ना, कारकर्दगी दिखाएं। एक FIA ने तो एक ही वो निकालनी है ना कहीं से, किसी का व्हाट्सएप और किसी की, छोड़ दें बस। मतलब मसला ये कि ना पंगे लें ना, तो आगे चलें। हमारे भाई फवाद चौधरी साहब मेरे भाई हैं, आखिरी मुलाकात उनसे जहांगीर तरीन साहब के घर पे हुई थी, ठीक है ना, बड़े जबरदस्त सियासतदान है। मसला यह है कि इसको सुलझाएं, इस इशू को, इन मसाइल को खत्म करें और आगे चलाएं हुकूमत। ये आइडियल वक्त है कि इस हुकूमत को आगे चलाएं वो। अब फवाद चौधरी साहब मंजे हुए सियासत, उनको नहीं पता कि ये भाई निकलें इस चक्कर से, निकलें, इसको खींचें आगे, सिस्टम को आगे, हुकूमत चले आगे स्मूथली। तो बात यह है कि वो इस वक्त आपको क्या जरूरत है ये इश्यूज खड़े करने की? इस वक्त इनमें से जो शख्स, आप यकीन करें, जो शख्सियत बात कर रही है ना इस वक्त कोविड और मईशत पे, वो लोग तो सुन रहे हैं। आज यास्मीन राशि साहब आई, फैसल सुल्तान आ गए, कोई दूसरा शख्स इश्यूज पे बात करता है। ये कोई गालियां देने का वक्त है? ये कोई माफी मांगो, ये कर देंगे, फलां कर देंगे आगे? ओ भाई ये नहीं है वक्त। और खासतौर पर मैं, ये जो मैंने कल भी बात की थी कि शहबाज गिल साहब और फवाद चौधरी साहब एक्टिव लोग हैं चुके, इसलिए वो तेज मामला पे नजर है। वो फवाद चौधरी साहब उनके ग्रुप में नहीं है, ये ना समझिएगा कि वो अलग है। मैं कह रहा हूं उनसे मुलाकात हुई थी, मतलब वो पैचअप करवाने की कोशिश में या उस सारी चीजों में लगे हुए हैं फवाद चौधरी। तो वो सियासत, वो
समझते हैं इश्यूज को, तो इस वक्त वो इश्यूज को, इस हुकूमत को आगे कोशिश करें कि आगे चले, और वो जो फसादी लोग बीच में फड्डे करवा रहे हैं उनको साइड पे करके और देखें कि इश्यूज कैसे रिजॉल्व होने हैं, और उसके बाद खत्म, दैट्स इट। अब बशीर अहमद साहब फिर दोबारा इन्होंने वाले हैं। अच्छा। वो फिर इन्होंने वाले हैं जी, ये खबर दे रहा हूं ना आपको, वो जो भी होंगे अगले आने वाले दिनों में फिर वो इन होंगे। तो मसला ये है कि क्या जरूरत क्या है इस वक्त ये सारे इश्यूज करने की। उधर से वो फाइज साहब का तफसीली फैसला आना है, जैसे फाइज साहब का, और इसी के दौरान जो है वो अब ये सारे इश्यूज एक साथ खड़े हो रहे हैं, और वजीर आजम साहब खुद कह रहे हैं कि मैं, अब उन्होंने पहले भी कहा कि मैं असेंबलियां तोड़ दूंगा, अब वो असेंबली जो है वो नहीं तोड़ेंगे, अब नहीं तोड़ेंगे। और वजह क्या है डॉक्टर साहब? नहीं, वजह यह कि बहुत बोझ बढ़ गया है ना, बहुत इश्यूज, बहुत सारे ये जो सारे शुगर स्कैंडल और आगे पीछे और ईसीसी की मीटिंग्स और इनके अपने लोग 60-70 जितने भी हैं, एक ग्रुप अलग बना हुआ है जहांगीर तरीन साहब का, एक दूसरा ग्रुप बना हुआ है, वो उधर से उधर है। मुझे नहीं पता डॉक्टर रिजवान तहकीकात कर रहे हैं या वो अली जफर साहब कर रहे हैं। अली जफर साहब कर रहे हैं तो किस हैसियत में कर रहे हैं, तो रिजवान साहब कर रहे हैं तो फिर ठीक है, फिर क्या हुआ। अब मतलब ये खिचपिच हो गया है सारा। अब मसला ये है कि इसमें इसको आगे लेके जाएं ताकि कोई एक लेगेसी छोड़ के, इमरान खान साहब के ये चीज, ये मेरी लेगेसी थी कि सब छोड़ दें, ये मैंने इन 3 महीनों में मुल्क को जो है वो ये कोविड की सेकंड वेव, ये थर्ड वेव जो भी है, मैंने इसको मुल्क को निकाल के मैं आगे ले गया, खत्म बात। ये इश्यूज हैं सारे इस वक्त। मैंने ये तरक्याती, ये सड़कों का के बजट के लिए तरक्याती बजट देने का वक्त है, ये कोई तरक्याती बजट देने का वक्त है, ये वैक्सीन और वेंटिलेटर खरीद के और आसपास के अंदर कहीं हमारी फ्लाइट्स कितनी चलनी है, क्या हालात हैं सिक्योरिटी के, डॉक्टर्स सही हैं। लेकिन डॉक्टर वज़ीर आज़म इंडिविजुअली जाती हैसियत में तो देख रहे हैं, नहीं वो जाती नहीं, अवाम में तो जा रहे हैं। इशू ये नहीं है, इशू ये है कि जो नॉन इश्यूज में क्यों वज़ीर आज़म को उलझे हुए हैं, लेकिन ये नॉन इश्यूज हैं सारे। इंतखाब हो रहे हैं, भाई एक इंक आ जाती है, फिर एक आरटीएस आ जाती है, फिर वो पता नहीं खुदा जाने क्या, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को कौन चलाएगा? साइबर हैक हो गया पूरा का पूरा, पता चला पाकिस्तान से डोनाल्ड ट्रंप जीत गया इलेक्शन, देखिए ना, या वो पुतिन जीत गया, हैकिंग हो गई। मतलब ये कोई इश्यूज जो हैं वो उसको इश्यूज को किसी वो नहीं, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में वो कह रहे हैं कि अमेरिकन कह रहे हैं कि रशिया, बाइडेन कह रहे हैं, तो मतलब ये कोई हल नहीं है इशू का। अच्छा, मसला ये इशू क्या है, वो इशू प्रायोरिटी पे ये है इस वक्त के मईशत, वैक्सीनेशन और साथ उसके ये जो प्रायोरिटी की चीज, ये बात होगी। ठीक है डॉक्टर साहब, ब्रेक ले लेते हैं, वापस आए तो फिर उसके बाद जरा जी आने वाले ये 5-6-7 दिन पाकिस्तानी सियासत में, और अब फैसला कुल मरला। ठीक है, बेहतर नाज़रीन, चाकू छुरियां निकली हुई हैं जी। एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, आपने ब्रेक से पहले बात की कि आइंदा आने वाले दिनों में 5 से 6 दिन जो है वो पाकिस्तानी सियासत और खित्ते ये हफ्ता तय करेगा ना, ये ऐसे जमूद तो तारी नहीं रह सकता, तो ये जमूद तो जो है ये टूटेगा जी। अच्छा, क्योंकि मैंने कहा ना कि खित्ते के और रीजन और बाकी जो सिक्योरिटी बाकी जो इश्यूज हैं सारे के सारे वो एक डेड एंड पे खड़े हुए। आज जो मैंने सुना ये इंतखाबी इस्लाहात होंगी तो अगले 2 साल बाद ऐसे होगा, तो शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया कि नहीं, हम तो नहीं मानते, तो वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, तो इमरान खान अगर असेंबली तोड़ दें अभी, तो किसके साथ बैठ के वो केयर टेकर बनाएंगे? शहबाज शरीफ साहब के साथ बनाएंगे, और शहबाज शरीफ साहब के साथ नहीं बनाएंगे तो स्पीकर अपनी जगह पे, फिर स्पीकर कहेंगे कि 8 रुकनी कमेटी बैठ जाए, इधर से 4 और इधर से 4, 2 नाम फ्लोट करें, उस पर इतफाक नहीं होगा, इलेक्शन कमीशन में चला जाएगा, फिर वो उन 4 में से एक नाम पिक कर लेगा। 1 हफ्ते के अंदर अंदर बनानी जरूरी है, हफ्ते या 8 दिन के अंदर ये केयर टेकर हुकूमत बननी जरूरी है। तो मसला ये है कि अब इस पूरी पिक्चर में जो इश्यूज हैं, इश्यूज क्या हैं कि 3,92,488 नए केसेस आए हैं इंडिया में। पाकिस्तान के अंदर भी इतला है कि कोई नया वायरेंट शायद पाकिस्तान स्पेसिफिक जी, अच्छा देसी वेरिएंट जी, यहाँ पर कोई म्यूटेशन हुई है। मैं इसके बारे में अभी कोई जब तक कंफर्मेशन नहीं होती, कोई डॉक्टर्स मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान में आप देखें कि वैक्सीन तैयार नहीं हुई, वेंटिलेटर का अब एक अप्रूव हुआ है, तो ये बनेगा कब और कब जाके, जो हमने उस दिन भी बात की कि उसका डिजाइन अप्रूव हो गया, लेकिन ये कब बन के कब मार्केट होके कब पहुंचेगा हॉस्पिटल्स तक? हाँ। तो वैक्सीन कब आएगी? आज जो वैक्सीन आज उमर साहब कह रहे हैं कि 5 मिलियन डोजेस हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं कोरोना वैक्सीन। नहीं तो क्या कर रही हैं? देखिए इशू ये है कि वहां पर इंडिया में देखें, हमें बात बाकी जगहों से दुनिया से सीखनी चाहिए। वहां पे 3,600
90 के करीब अमवात हुई हैं 24 घंटे में, जो कि जब से कोविड शुरू हुआ है सबसे ज्यादा अमवात हैं। पहले केसेस का रिकॉर्ड टूट रहा था, अब अमवात का रिकॉर्ड टूटना शुरू हो गया। ठीक है, अच्छा, और 33 लाख एक्टिव केसेस हैं इस वक्त वहां पे, 33 लाख एक्टिव केसेस। और मैं ये WHO का चंद रोज पहले का मैंने अलामिया पढ़ा तो मैं हैरान हो गया तो देख के कि WHO के जो डायरेक्टर जनरल हैं उन्होंने ये अप्रैल के अंदर एक ब्रीफिंग दी और उसमें वो कहते हैं कि 500 जो कम आमदनी वाले मुल्क हैं दुनिया के, कम आमदनी वाले तरक्की पजीर मुल्क हैं, वहां पर 500 में से एक शख्स को वैक्सीन मिली है। 500 में से एक, 500 में से एक, ठीक है। और जो यानी 0.02%, ठीक है। और जो मुल्क ज्यादा आमदनी वाले हैं वह हर 4 में से एक को मिली है, 4 में से एक को मिल गई जी। 500 में से एक और 4 में से एक, तो ये तो सूरत हाल है वैक्सीन की। अब दूसरा जो मसला है वो ये कि पड़ोस में क्या हो रहा है। पड़ोस में ये हुआ कि इसी पूरे के पूरे डिजास्टर में एक होता है बहरान और एक होता है फिर उसको बहरान को बर्बादी तक लेके जाना। ठीक है, बहरान के दौरान वो मोदी सरकार उसको बर्बादी तक ले गई। क्यों? इसलिए कि इलेक्शन किसी सूरत उन्होंने जीतना था और जीतना था मगरिबी बंगाल का इलेक्शन। ठीक है, और मगरिबी बंगाल जहां पे ममता बनर्जी की हुकूमत है। अच्छा, अब जनाब 4 रियासतों के इलेक्शंस के रिजल्ट आज सामने आ गए, तो जहां पर जो था वो वहीं रहा, जो पहले जीता हुआ था वो वहीं रहा। और ये हैरान कुन बात है कि मतलब मिसाल के तौर पे मगरिबी बंगाल का जो रिजल्ट हमारे सामने आ रहा है, तो मगरिबी बंगाल में पूरी कोशिश की बीजेपी ने, हंगामा, मोदी पहुंच गए, वो अमित शाह, ये वो हर हाल में मगरिबी बंगाल को छीनना है, तो ममता बनर्जी दोबारा जीत गई। और ममता बनर्जी जो है ये कांग्रेस में थी पहले, ठीक है ना, कांग्रेस 88 में इन्होंने कांग्रेस से अलग होके फिर उसके बाद जो है वो अपनी TMC के नाम से तिरंगा मोल, मतलब फूल जो है इसका मतलब है ऑल इंडिया तिरंगा मोल कांग्रेस इन्होंने बनाया, TMC। अच्छा, और दीदी इनको कहते हैं वहां पे। तो अब मसला यह है कि इन्होंने वहां पर फिर इलेक्शन जीत लिया और इलेक्शन जीता। और ये इससे पहले नरसिम्हा राव जो वजीर आजम थे उनके दौर में वजीर रही हैं, उससे पहले उसके बाद ये मरकज में भी वजीर रही हैं। और जनाब इन्होंने 2011 में जब ये इलेक्ट हुई थी, 11 से वहां पर हैं, 2011 से, यानी पिछले 10 साल से हैं, तो उससे पहले 34 साल तक मगरिबी बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत थी। मतलब कम्युनिस्ट पार्टी के इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी तवील तरीन अगर दुनिया में किसी जमहूरियत के अंदर काम किया है कम्युनिस्ट पार्टी ने, तो मगरिबी बंगाल में तोड़ के ये वहां जीत गई थी। अच्छा। तो अब ये जो है ये वहां पर फाल है और ये जीत गई। अच्छा, इसी तरह से तमिलनाडु एक और रियासत है। मैं छोटी सी बात करके आ जाऊँ, तमिलनाडु जो है वो एक और रियासत है और तमिलनाडु ज़ाहिर है चेन्नई वहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है और उनका दारुल हुकूमत भी है। अच्छा, ये बिल्कुल नीचे, बिल्कुल क्योंकि जनूब में, बिल्कुल कोने में है, तो यहाँ पर बंदरगाहें भी बहुत ज़्यादा हैं, इसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू भी बहुत है तमिलनाडु की। और ये अपने पानी शेयर करता है श्रीलंका के साथ। यहाँ पे 3 बड़ी बंदरगाहें हैं, बाकी छोटी बंदरगाहें हैं तमिलनाडु के अंदर। और तमिल जबान जो है वो दुनिया की पुरानी जबानों में, कदीम तरीन जबानों में से एक है। और इनकी इंडिया में सबसे ज्यादा फिल्में जो हैं वो तमिलनाडु में बनती हैं। कॉलीवुड कहते हैं इसको, कॉलीवुड, जैसे बॉलीवुड उन्होंने यहाँ कॉलीवुड कहा जाता है यहाँ के फिल्म इंडस्ट्री को। अच्छा, वहां पर भी ये हुआ है कि AIADMR के जो स्टालिन, सॉरी DMK, ठीक है ना, दूसरा तो इत्तेहाद जो था वो ये कांग्रेस के साथ इत्तेहाद था, तो MK स्टालिन वहां पे जीत गए, वो दोबारा जीत गए जो पहले मौजूद थे। और इसी तरह से केरला उनकी एक जबरदस्त रियासत है और ये भी वाहिद रियासत है जहां पर बाएं बाजू की हुकूमत है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये वाहिद रियासत है जो बाएं बाजू की लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यहाँ पे मौजूद है। और 75 साल इनके जो वजीर आला हैं पिनिया रानय विजायन, अच्छा अगर मैं इस प्रोनाउंस गलत करूं तो माजरत। तो ये वहां पर जो है वो फिर ये आ गए हैं जीत के। अब मसला ये है कि ये तमाम, अच्छा ये जो जीते हैं ना ये तमाम, आप जैसे ये स्टालिन वाली बात हो रही थी, MR स्टालिन जीते हैं वहां पे, तो ये जमातें वो हैं जो, यानी जो मैं बात कर रहा हूं तमिलनाडु में वो पार्टी जीती है जो कि
ब्राह्मणिज्म जो है ना, यानी जात पात के खिलाफ ये पार्टियां बनी हुई। एग्जैक्टली यानी कांग्रेस भी नहीं है, ये बीजेपी भी नहीं है, ये कांग्रेस भी नहीं है, ये बीजेपी भी नहीं है। ये कांग्रेस, यानी 3 रियासतों के ऐसे रिजल्ट्स आ रहे हैं, सवाए एक रियासत के आसाम, जहां पहले भी बीजेपी थी, अब बीजेपी जीत गई, ठीक है ना। लेकिन यानी 4 रियासतें बड़ी हैं जिनका, और यूनियन टेरिटरी उसकी बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन 4 रियासतों के इलेक्शंस हुए, 4 रियासतों में से वही जो पहले जीता हुआ था दोबारा जीत गया। ममता बनर्जी ने एंट्री नहीं होनी थी। अब ना कांग्रेस है ना यहां पे बीजेपी है। आसाम में बीजेपी है, और आसाम के अपने रौले लप्पे हैं, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, नीचे वो मिजोरम, नागालैंड, वो सारे के सारे इश्यूज, तो वो वहां पर बीजेपी हो या कोई दूसरी पार्टी हो, वहां के इश्यूज बिल्कुल डिफरेंट हैं। अच्छा, अब इस पूरी पिक्चर में, इस पूरी सूरत हाल में वहां पर इतनी ज्यादा अमवात हुई। मैंने कहा ना, एक बहरान से बर्बादी का सफर जो है ये कैसे हुआ, क्या हुआ। और इंडिया टुडे खबर आज देखें, अफसोसनाक खबरें आ रही हैं। वो कह रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरे लग गए हैं वहां पे कब्रिस्तानों में और उन जगह पे जो शमशान घाट है वहां पे, क्योंकि वहां से इतलात लोगों ने देने शुरू की हमसे 16,000, 20,000 रुपया या 50,000 या पता नहीं खुदा जाने कितना लोग रिश्वत ले रहे हैं दफनाने के या आखिरी रसूमात के। तो 16,000 किसी ने कंप्लेंट की, तो वहां पे सीसीटीवी कैमरे लगना शुरू हो गए हैं कि अब इसके ऊपर प्राइस चेक किस पे कंट्रोल के लिए, कि यहां पे दफनाने के लिए जो है। अल्लाह अपना रहम करे। अच्छा, और साथ ही जो इंडियन एक्सप्रेस जो खबर दे रहे हैं कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल रेजेस अलार्म, अल जजीरा कह रहे हैं कि न्यू ग्रिम रिकॉर्ड, ठीक है ना, इतनी अमवात हो गई इन 1 डे। और फॉरेन पॉलिसी में जाहिर है बहुत बड़ा डायस्पोरा है इंडियंस का, सब परेशान है। फॉरेन पॉलिसी कह रहा है ब्रॉड टॉक ऑफ होम इज टेरिफाइंग। अब इस पूरी पिक्चर में जो मैं बात बार बार कह रहा हूं वो ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान के इस वक्त जो इश्यूज हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। और ये देखें ना, अब इस क्या किया, न्यूयॉर्क टाइम्स क्या लगा रहा है, मोदीज पार्टी सेट टू लूज अ की इलेक्शन हेल्ड अंडर द क्लाउड ऑफ कोविड। यानी मोदी साहब को सियासत की पड़ी हुई थी उस वक्त जब गवर्नेंस का वक्त था, जब स्टेट्समैन बनने का वक्त था, जब मजबूत फैसले करने का वक्त था, उनको सियासत की पड़ी हुई थी। वो इलेक्शन भी लूज कर गए और लोगों को भी लूज कर गए। और बात ये होती है कि देखिए, गलतियां होती हैं ना, गलती अगर एक शख्स से हो जाए, मुझसे अगर गलती होगी तो उस गलती का असर जो है वो क्या होगा। मतलब मैं कोई पॉलिसी मेकर तो नहीं हूं, मैं कोई कानून तो नहीं बना रहा, तो पॉलिसी का असर क्या होगा। मैं कोई गलत बात करूंगा तो उसके नतीजे में क्या होगा, एट द मोस्ट क्या होगा। तो बात यह है कि अगर कोई जो जितने बड़े ओहदे पे चला जाता है, किसी अदारे का सरबरा गलती करेगा तो असर कुछ और होगा, कोई वजीर गलती करेगा तो असर कुछ और होगा, कबीले का सरदार गलती, मुल्क का हुक्मरान अगर मोदी कहे कि मुझसे गलती हो गई और मेरी गलती से सॉरी जी गलती हो गई मुझसे, मेरी गलती से जो है 50 लाख आदमी मर गए, ये गलती नहीं है, ये मैंसी कत्ले आम है। ठीक है ना, जब आपको पता है कि ये चीज क्या करनी है और क्या प्रायोरिटी है। और मोदी अभी इसमें से निकलने के चक्कर में, आपको ये भी बता दूं, मेरी कुछ लोगों से बातें हुई, निकलने के चक्कर में किसी में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दे। अच्छा। कि हालात ऐसे हैं, इमरजेंसी डिक्लेयर करके सारी वो बुनियादी हकूक मुअत्तल और ये करो वो करो, वो मोदी कर सकता है, लेकिन पब्लिक नहीं मानेगी। अच्छा, इशू ये है क्योंकि इंडिया के अंदर बहरहाल जाहिर है कि वहां पे लोग इस वक्त समझते हैं, बड़े सेंसिबल लोग समझते हैं ये छोटी छोटी हरकतें और ये जो चलाकियां वलाकियां सारी है, ठीक है, वहां पे जो मगरबी बंगाल में इन्होंने करने की कोशिश की। अच्छा, और न्यूयॉर्क टाइम्स क्या कह रहा है कि कोविड क्राइसिस, इंडिया कोविड क्राइसिस है टार्निश्ड मोदीज ऑरा ऑफ पॉलिटिकल इनवल्युबिलिटी, कि मेरे बगैर तो कुछ नहीं हो सकता भाई, मैं ही हूं तो हूं, ठीक है ना, मेरे बगैर उठा के कोविड क्राइसिस ने वो फेंका, वो मार दीवार के परे। अच्छा, अब मसला ये, और साथ ही जनाब वो जो वैक्सीन बनाते थे मौसूफ, जो वैक्सीन बनाते थे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के, वो इंडिया से भाग गए, वो इंडिया से भाग गए। वो जनाब वहां पे न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू दे रहे हैं बैठ के, अदर पूना वाला किधर हो भाई, ओ वापस आओ, तुम्हारे को ढूंढ रहा है इंडिया वाला। अच्छा ये वो न्यूयॉर्क टाइम्स खबर दे रहा है, अदर पूना वाला हेड ऑफ इंडियाज वैक्सीन जाइंट, ये जो सीरम इंस्टीट्यूट के जाइंट थे, स्पीक्स फ्रॉम लंदन ऑफ द एनॉर्मस प्रेशर ही इज अंडर, वो भाग गए मौसूफ। और वो जनाब इन द इंटरव्यू रिपोर्टेड दैट ही हैड फ्लोन इन to London to join his wife and children hours before Britain barred travelers from India on April. Acha, I am staying here extended time because I don't want to go back to that situation, he added. Everything falls on my shoulder, but I can't do it alone. भाई आप इस वक्त लोगों में खड़े हो जाके, इंटरव्यू सेट ऑफ स्टॉर्म सोशल मीडिया, बाकी लोग कह रहे हैं कि ये तो प्रॉफिट था, इसने तो धोखा दिया और ये तो भाग गया है, हमें कहता रहा कि वैक्सीन। और सीरम इंस्टीट्यूट का इशू ये है सारा कि इस पूरे क्राइसिस को हैंडल कैसे करना है। देखिए, जंगें हो जाती हैं, बड़ी जंगें, उसमें से लोग
निकालते हैं, बड़ी बड़ी फौजें एक तरफ, थोड़ी सी फौज एक तरफ, हिकमत अमली क्या है, बैठते हैं, स्ट्रेटजी तय करते हैं, हर चीज का वक्त होता है। अब ये मोदी साहब जो हैं उन्होंने फंसवा के दिया, मतलब एक नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया। नाकाबिल तलाफी नुकसान है कि इस मरहले पे आप जो दुनिया की फार्मेसी हैं और हैं इंडिया सबसे ज्यादा वैक्सीन बनाने वाले, सबसे इंटेलिजेंट, हमने मेडिकल कॉलेजों में हर जगह किताबें इंडिया की जो है BD-84 और चटर्जी और ये सारी किताबें जो जबरदस्त इंडिया से आती थी पढ़ी हैं। बात यह है कि अब इस पूरे पिक्चर में उनके डॉक्टर्स, उनका और आने वाले दिनों में अब क्या होने जा रहा है, अब ऑक्सीजन की कमी नहीं होने जा रही, मेरी कुछ लोगों से बात होने है, अब डॉक्टर्स की कमी होने जा रही है, अब पैरामेडिकल स्टाफ की कमी होने जा रही है। मुझे बताएं कि अब अगर ये पीक को अभी आप ये अल्लाह खैर करिए, अभी तो ऊपर जा रही है, कह रहे हैं मई के वस्त तक या उसके बाद नीचे आ जाएगी और 5 लाख तक तादाद शायद पहुंच जाए, फिर अल्लाह ना करे ऐसा हो। लेकिन मुझे ये बताएं कि इसका जिम्मेदार कौन है, इसके कोई हेड्स रोल होने चाहिए थे ना, हो जाने चाहिए था। अभी तक कुछ लोगों को फायर हो जाना चाहिए था, गिरफ्तार हो जाना चाहिए था। अब मसला यह है कि वो नहीं, वो बैठे हुए वहां पे। और उसके बाद जो है वो साथ ही अब इस पूरी पिक्चर में वो जो कि फार्मेसी है पूरी दुनिया की, वहां जनाब चाइना उनको कह रहा है कि हम वैक्सीन दे रहे हैं आपको। वो चाइना जिसको कह रहे थे वुहान वायरस, 1 साल के बाद वो, या फिर कंटेन वुहान वायरस, चाइनीज वायरस, ये वो कंटेन करेंगे, उसको जनाब दे रहा है चाइना। अमेरिका कहाँ है डॉक्टर साहब, सबसे बड़ा है? नहीं, अमेरिका ने तो फ्लाइट्स बंद कर दी हैं। अमेरिका, और देखें ग्लोबल टाइम ने क्या बात की आज, ग्लोबल टाइम ने क्या कहा कि यूएस एम्बेसी इन चाइना टू ओपन स्टूडेंट वीजा सर्विस ऑन 4 मई। चाइनीज स्टूडेंट सबसे ज्यादा, अगर अमेरिकन यूनिवर्सिटीज के अंदर कोई 25 या 30% के करीब जो उनकी यूनिवर्सिटीज, जाहिर है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं और वो फंडिंग में चलती हैं, उनको प्रेशर आया तो जनाब यूएस एम्बेसी किन के लिए खोल रही है? चाइनीज स्टूडेंट्स के लिए यूएस एम्बेसी, जो बंद, यानी आप जरा अंदाजा लगाएं, अब दुनिया के किसी मुल्क में आप अमेरिका नहीं जा सकते, वीजा नहीं मिल रहा है, चाइना के लिए वीजा, स्टूडेंट वीजा खुल रहा है 4 मई को। और स्टेम वीजा एक होता है जो कि आपको वहां पे जो ट्रेनिंग वगैरह 1 साल की या जिन स्टूडेंट्स ने लेनी होती है उनको एक्सटेंड कर दिया जाता है, वो वीजा फिलहाल होल्ड करके बाकी यूनिवर्सिटियों का, कॉलेजों के वीजा खोल रहे हैं। अब इशू ये है कि चाइना के लिए अमेरिका खोल रहा है चाइना के स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, अब ये दुनिया जो है ये बड़ी तेजी के साथ, ग्लोबल टाइम में तस्वीरें छापी हुई हैं कि हमारा जो कल का जो हॉलीडे थी 1 मई की, उन तस्वीरें छापी हुई हैं कि टूरिस्ट साइट्स अक्रॉस चाइना पैक्ड, उनके मीडिया मुख्तलिफ, उनका जो CGTN है, बाकी TV इंडिकेट वो ट्रस्ट कितना है, लोग लगे हुए हैं। ये देखें, ये इनकी तस्वीर, टूरिस्ट साइट्स अक्रॉस चाइना पैक्ड विद ट्रैवलर्स इंडिकेट्स ट्रस्ट इन एपिडेमिक कंट्रोल मेजर्स। अच्छा, ये अब बात ये सारी कि यहां पर मैं एक बात आपको सिर्फ ऐड करता चलूं, क्योंकि ये सिर्फ अगर हम दिखा दें WHO की लिस्ट हम दिखा सकते हैं वैक्सीन की। ये बात चल रही है कि कौन सी वैक्सीन अप्रूव है, कौन सी अच्छी है, कौन सी बुरी है, एस्ट्राजेनेका लगवानी चाहिए, कौन सी लगवानी चाहिए। तो ये उन्होंने एक चार्ट दिया हुआ है, ठीक है। इस चार्ट को अगर हम शुरू से देखें, ये इस चार्ट को इस तरह से, ये सारी वैक्सीन, जैसे सबसे यहां रोकें, इधर स्टे करें तो आपको सबसे ऊपर फाइजर नजर आ रही होगी, ठीक है। WHO ने इशू जी, WHO, ठीक है। ये WHO की तरफ जो अप्रूव है, यानी अगर मैंने साइनोवैक लगाई है या मैंने फाइजर की लगवाई है या मैंने मॉडर्ना लगवाई है, स्पुतनिक लगवाई है, तो क्या मैं दुनिया में ट्रैवल कर सकूंगा, नहीं कर सकूंगा, ये सवाल है। तो फाइजर की वैक्सीन तमाम स्टेज से गुजर के आप देख रहे हैं आखिर तक पहुंच गई, ठीक है। इसी तरह से उसके बाद एस्ट्राजेनेका, वो भी स्टेज से गुजर के आगे तक पहुंच के अप्रूव हो गई। उसके बाद जनाब एस्ट्राजेनेका दूसरी जो SK बायो, वो भी अप्रूव हो गई। अच्छा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड जो है वो भी हम देख रहे हैं आगे तक मराहिल तय कर गई। अच्छा, उसके बाद साइनोफार्म जो चाइना की है वो भी आगे तक निकल गई है, ठीक है। जाती हमें नजर आ, बिल्कुल सारे फेजेस तकरीबन क्लियर हो गए उसके। एक आखिरी का मतलब ये कि वहां भी डिस्कशन फॉर्म में है तो बस अप्रूवल करेंगे। इसी तरह जो जॉनसन एंड जॉनसन की जैनसन है वो भी अप्रूव होकर चली गई। ये जो नीचे फिर उसके बाद जो रह गई हैं, मॉडर्ना भी आगे अप्रूव होकर चली गई। अच्छा, गेमालिया नेशनल सेंटर की, यानी स्पुतनिक, गेमालिया सेंटर है ना उनका, वो बनाता है स्पुतनिक भी चली गई। कैनसाइनो जो है वो कैनसाइनो की 3 स्टेजेस हो गई और अभी एक स्टेज पे अप्रूवल उनका रहता है। अच्छा, और लेकिन जो भारत की बायोनटेक है उसके भी 3 स्टेजेस रहते हैं अप्रूवल के। और इसी तरह से क्लोवर एक और आ रही है वैक्सीन, तो अभी देखें नीचे के 3 खाने, हाँ एग्जैक्टली, ये 3 खाने खाली हैं, तो ये ग्रेजुअली अप्रूव होंगे, महीना लगे, 1.5 महीना लगे, लेकिन ये इस्तेमाल होनी शुरू हो गई है वैक्सीन। तो कहने का मकसद ये था कि जो भी वैक्सीन मिले वो आप लेते जाएंगे, सारी वैक्सीन प्रोसेस होने के रास्ते में है ये सारी। लेकिन इसमें ये बात ध्यान में रखें कि आज अगर वैक्सीन मिल गई
तो आज से लेके 6 से 8 हफ्तों के बाद उतने % इम्यूनिटी आएगी, और फिर भी आपने इस दौरान या उसके बाद डबल मास्किंग या मास्किंग और एहतियात मुकम्मल करनी है। ठीक है, तो इस वक्त वैक्सीन से ज्यादा इशू यह है कि जो इंडिया में क्या इशू है, वैक्सीन आ रही है, वैक्सीन से पहले ऑक्सीजन की जरूरत है। जो आज वैक्सीन उनको लग रही है वो 3rd वेव या 4th वेव में काम आएगी। देखिए मैं बात जो कह रहा हूं ना, मैं इसको दोबारा कहूं कि वो जो वैक्सीन आज मंगा रहा है इंडिया में कोई शख्स और आज लगवा रहा है पहली डोज, वो कल उसको फायदा नहीं देगी। उसको 8 हफ्तों के बाद जाके उसके अंदर जो है वो कुव्वत मदाफियत पैदा होगी, फिर उसके बाद भी उसको एहतियात करनी है। ये ऐसे ही हो गया कि मैं कहूं कि सड़क के ऊपर जो है वो खुदा ना खासा हादसा हो गया, ठीक है, तो हादसा हो गया है सड़क के ऊपर, तो हादसा हो गया है तो वहां पे एक एम्बुलेंस होनी चाहिए। ऐसे ही है ना, एम्बुलेंस करीब होनी चाहिए, कोई हॉस्पिटल होना चाहिए। मैं कहूंगी जी यहां हाईवे के करीब ना एम्बुलेंस होगी ना यहां पे जो है, बल्कि ऐसा है कि हम इस वक्त जो है वो एक एम्बुलेंस को डिजाइन कर रहे हैं, जो एम्बुलेंस हमने डिजाइन कर ली है और वो डिजाइन करके हम उसको अप्रूव करके ऑर्डर, वो भाई वो बात की जो प्रायोरिटी की चीज है आपकी, जो कि ट्राइज होता है हमेशा कि आप पहले प्रायोरिटी पे क्या चीज रखते हैं, ऑक्सीजनेशन, जो आपकी जैसे लास्ट ईयर, देखिए लास्ट ईयर इमरान खान साहब की पॉलिसी बिल्कुल दुरुस्त थी। मोदी ने वो 4 घंटे की नोटिस पे शट डाउन कर दिया पूरा इंडिया। इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं, और वो चीज अल्लाह ने बरकत दी उसमें ना, वो एक यानी उनका एक फैसला था, अल्लाह ने बरकत दी, वो ठीक हो गया। इस दफा भी वो अगर इसको पकड़ते हैं अपने हाथ में, इस इशू को, कोविड के इशू को प्रायोरिटी देके, ये इंतखाबी इस्लाहात 2023 में जो इलेक्शन होगा उसके आखिर में उसमें इलेक्ट्रॉनिक वोट, खुदा का खौफ भाई, इस वक्त हम निकल के को बचेगा वहां तक, तो आगे दुनिया बंद हो रही है। मतलब कौन से मुशीर थे, वो तहरीक लब्बैक भी बैन नहीं हुई और उधर से EU ने भी करारदाद मंजूर कर ली। मतलब ये कमाल है। ओ भाई ना, वो इलेक्शन में उन्होंने भी हिस्सा ले लिया और EU की तरफ से सारी जाने जाया। मकसद ये मशवरा लोगों की जाने से लेकिन देखिए बात ये है कि इसको कोई मुशावरत, इनको कोई इमरान खान साहब को बराह करम इनके आसपास जो मौजूद लोग हैं वो इनको मुशावरत दें कि खित्ते के अंदर, अब देखिए ना वहां पर इनखला शुरू हो गया अफगानिस्तान में इनखला शुरू हो गया, तालिबान नहीं मान रहे, तालिबान नहीं मान रहे और मुज़ाकरात के लिए सर एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके आपसे मज़ीद। और बराह रास्त पाकिस्तान इंडिया इस रीजन पे इन तमाम हालात का, ये खान साहब जो सऊदी अरब जा रहे हैं उसका भी, और आप जरा वफा लें उसके बाद। ठीक है नाज़रीन, ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, अफगानिस्तान के मामलात फौजी इनखला कल शुरू हो जाने के बाद क्या समझ रहे हैं कि क्या आने वाले दिनों में वो सुकून जो चाह रहे हैं अफगानिस्तान, क्या वो देखेंगे? मुझे तो नहीं लगता वहाँ पर। उसकी वजह यह है कि तालिबान समेत और बहुत से प्लेयर्स इस वक्त हैं। इस वक्त रशिया मौजूद है, चाइना मौजूद है, बहुत से प्लेयर्स हैं। अलकायदा के हवाले से अलकायदा का भी नाम आ गया, और रोग एलिमेंट्स हैं, और सुपर पावर्स कभी भी सामने नहीं आके लड़ना चाहती है। बात पहले भी तो ये प्रॉक्सी किसके साथ कौन सी प्रॉक्सी है और क्या, ये बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। इंडिया इस वक्त जो है वो, मैं सिर्फ इस बात पे हैरान हूं कि इंडिया को क्या अमेरिका ने या बाकी ममालिक, ये जो 5 आई, देखिए ना, इनके पास सारी इंटेलिजेंस होती है कि क्या, तो इनमें से किसी ने इंडिया को नहीं बताया कि ये क्राइसिस आने वाला है, पहले चाइना का और फिर ये कोविड का, कि आप जरा रुकें और ये इशू सारे खड़े हो जाएंगे। मतलब इंडिया को बिल्कुल ही करके, और फिर इंडिया चाइना के जो है वो जनाब स्टूडेंट वीजा खुल रहे हैं। बड़ी कॉम्प्लेक्स दुनिया है। और इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट है, देखिए इंडिया ने इन्वेस्टमेंट के ऐसे कोई लंगर बांटे हैं जाके अफगानिस्तान में, भाई वहां पर $2 बिलियन खर्च किए हैं। $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स है, चाहे वो डैम्स हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे सड़कें हो, ये हो, सारा पूरा वो नॉर्थ साउथ जो ट्रेड कॉरिडोर चाबहार से लेकर और सेंट्रल एशिया तक बना। तो बात ये है कि उसको सारे को लेके अब वो वहां पर वो अलग होकर बैठ गए। उनके सारे जो लोग हैं जिनको सपोर्ट किया, तो वो सारे के तालिबान के पास चले जाएगा। अमेरिका रुकेगा, और अमेरिका भी नहीं चाहेगा कि वहां पर जो है वो इस तरह से छोड़ के चले जाएं कि वहां पर एक नया क्योस
खड़ा हो जाए पूरे रीजन में। तो नहीं जा सकता नहीं, वो क्योस अगर खड़ा होता है तो सबसे ज्यादा वो चाइना के लिए नुकसानदेह होगा। चाइना का भी तो BRI जा रहा है ना ऊपर से, लेकिन चाइना डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा। उसको पता है कि यहाँ पर मैंने कहा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, इस पर आगे भी बात करेंगे। लेकिन इस पूरे मसले में अब बात ये सारी कि सेक्रेटरी ब्लिंकन यूक्रेन आ रहे हैं। अच्छा, यूक्रेन आ रहे हैं, टर्की जो है वो टर्की के अंदर जो है वो काजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिक बॉर्डर्स का जो क्लैश था वो खत्म करवाया है, उनका सीज फायर हो गया है। और रशिया ने भी खत्म करवाया कि ये जो C5+1 स्तान वाली रियासतें वस्ती एशिया की, इनके अंदर आपस में लड़ाई ना हो। लेकिन असल जो बात है वो फिर बात वही है कि पाकिस्तान में किससे बात करनी है, पाकिस्तान में इस वक्त बात किससे की जाए, मतलब किस से, मतलब आप अगर देखें यहाँ पर मैं पहली बात कहता था कि एम्बेसडर वो होते हैं हमेशा अफ्तार पार्टी हैं। इस दफ़ा तो चले नहीं हो रहा इसकी वजह से, तो हमेशा होता है कि वो जनाब बाहर के लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, मिल रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो वो अपोजिशन भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। बस इस वक्त वो कह रहे हैं कि हम इनको नहीं मानते। इमरान खान साहब की जो किचन कैबिनेट है, किचन कैबिनेट जो बिल्कुल उनके साथ अंदर मौजूद है, अंदर के बिल्कुल वो अंदर के लोग भी उनके साथ नहीं है, ठीक है ना, अंदर जो किचन कैबिनेट है वो भी साथ नहीं। ये एक वक्त है फखर इमाम साहब का कि वो आगे आए, ये फवाद चौधरी साहब आगे आके मामला को संभालें, ये जो है ये बाकी असद उमर साहब तो चलें, वो तो चूंकि वो हफीज शेख और वो सारा मामला उसमें खिटपिट में, लेकिन संभालें हुकूमत के अंदर बड़ा उनको इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी। अब इन्हें क्या वो इमरान खान हुकूमत तोड़ देंगे, तो अन्य हुकूमत एक मिनट तोड़ देंगे तो फिर क्या होगा उसके बाद? सारे तो एक तरफ हैं, तो सारे तो एक तरफ हैं, और वो जो बयान है कि गिरेंगे तो अपने बोझ के तले गिरेंगे, ठीक है। तो मसला इशू ये है कि कहना बड़ा आसान है, इस्तीफे नहीं दिए थे धरने के दौरान, लोगों ने कहा था इस्तीफे नहीं, यार सादिक गलत नहीं कह रहे वहां पे, वो इस्तीफे नहीं दिए थे उन्होंने। KP के अंदर परवेज खट्टर साहब ने तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी थी कि असेंबली में टूट जाएगी। तो बात यह है कि कहना बहुत आसान है, जब खान साहब ये इशू ये करेंगे ना तो उसके बाद देखें आपके वो लोग सारे के सारे फायदे लेके वो भागने के चक्रों में जिन्होंने करना था। और इमरान खान साहब वो अपने, मैंने कहा ना, उनके जो ख्वाब हैं, उनके जो ड्रीम्स हैं, उसके लिए जरूरी है कि वो इन 3 महीनों के अंदर या अगले कुछ दिनों में इस बहरान के ऊपर अगर वो काबू पाते नजर आते हैं, अगर डायरेक्शन। लेकिन आज मैंने वही बात की ना, आज वैक्सीन आ गई, ओ भाई आज वैक्सीन आ गई, 4 महीने बाद काम, 6 हफ्तों के बाद काम करेगी। मैं ये कह रहा हूं कि आज का जो बहरान, लॉकडाउन हो रहा है, लोग परेशान हाल हैं, ईद पे क्या होगा, मतलब है कि इत्तेकाफ कैसे होगा, महंगाई कैसे होगी, उसके बाद क्या होगा, ये आ गई जनाब इंतखाबी इस्लाहत, कालाबाग डैम, नया सूबा बनाओ, ये दराज में से निकाल के इशू पता नहीं कौन रख देता है आगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आने वाले दिनों में इस पर मजीद बात हम नहीं चाहते शफाफ इलेक्शन हो, वो नहीं चाहते शफाफ हो, वो सिलेक्टेड है, वो इलेक्टेड, ये इशू है इस वक्त डिस्कस करने का। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम को खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों रिश्तेदारों गुर्दनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।